हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स जो अप्लीकेबल हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए मई और सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए और सीएमए इंटर के लिए जून 2025 एग्जाम्स के लिए। और इन अमेंडमेंट्स की पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अमेंडमेंट्स आप स्टार्ट करिए। ठीक है। अब एक बात और, आप जब इस अमेंडमेंट का प्रिंट आउट लें तो एक वन साइडेड पेज पर प्रिंटिंग करवाएं और एक साइड ब्लैंक रखें, ताकि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको वो आप उन एग्जाम्पल्स की नोटिंग भी कर सको उस ब्लैंक पेज पर। तो चलिए अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला अमेंडमेंट है सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई चैप्टर में प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के बारे में एक क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर इशू हुआ। इस सर्कुलर में क्या बोला गया कि अगर कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है किसी रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो सारे कस्टमर से एडवांस रिसीव करके कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, तो इसे एज पर शेड्यूल सेकेंड सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब इसमें इस बात को लेकर एक प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के बारे में सर्कुलर इशू हुआ है। इस सर्कुलर में क्या बोला गया कि अगर बिल्डर अपने कस्टमर से कंस्ट्रक्शन सर्विस के टुवर्ड्स जो एडवांस रिसीव करता है उसके साथ साथ वो कस्टमर से प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी लेता है, तो उस सिचुएशन में उस प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये पहले समझते हैं हम प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस होता क्या है। देखिए, कई बार कस्टमर बोलता है मुझे कॉर्नर वाला फ्लैट चाहिए, ठीक है, या मुझे फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए बिल्डर उस कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, उसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। तो इन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इसके बारे में ये सर्कुलर आया है। तो सर्कुलर का कहना, सर्कुलर में दे रखा है कि इसे कंपोजिट सप्लाई का केस माना जाएगा। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दी जा रही है वो और जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस बिल्डर ने कस्टमर से वसूल किए हैं उन दोनों पर सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो इसे मेन सप्लाई तो आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विस है, लेकिन ये जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस हैं वो नेचुरली बंडल्ड माने जाएंगे, मेन सर्विस के साथ जुड़े हुए माने जाएंगे, और इसलिए इन पर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगी, जो सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर एप्लीकेबल है। ठीक है। अब अगला अमेंडमेंट समझते हैं हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पे। आरसीएम को लेकर एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें पहले से एक एंट्री थी, अगर कोई भी पर्सन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस देता है, रेंटिंग सर्विस देता है, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर कोई भी है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, और कौन सी सर्विस दी जा रही है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो उसके लिए पहले से एक एंट्री है, एंट्री नंबर 5AA। इसमें क्या दे रखा है कि आरसीएम एप्लीकेबल होगा और वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही इस सर्विस का जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा था, इससे रिलेटेड एग्जम्पशन चैप्टर में एक और एंट्री नंबर 12 है, उसमें दे रखा था अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी किराए पर ले रहा है, तो उस सिचुएशन में वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। लेकिन अगर अपने बिजनेस पर्पस के लिए वो ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस ले रहा है, तो इस पे आरसीएम लगता है, एंट्री नंबर 5AA वाला। ये बात तो पहले से है। ठीक है। अब एक समझते हैं एंट्री नंबर 5AB, ये और ऐड हुई है, उसको समझते हैं। चलिए, रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही है, और सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है,
तो उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को इस सर्विस का जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को आरसीएफ में पे करना होगा। ठीक है, ये एंट्री गवर्नमेंट ने ऐड की है 10 अक्टूबर 2024 से। अब इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, कौन कौन से रेंट पर ये जीएसटी पे आरसीएम में करना पड़ेगा। जैसे कोई भी पर्सन शॉप, गोडाउन और फैक्ट्री किराए पर लेता है और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, तो इस सर्विस पर, इस रेंटिंग सर्विस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इस बात को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है और यूज उसका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में तो हमने पढ़ा एग्जम्पशन चैप्टर में एंट्री नंबर 12 में ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, दूसरा केस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, उसका यूज रेजिडेंशियल हो रहा है, लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और उसको वो अपना बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इसलिए उस रेंट को वो अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, तो इस पर आरसीएम लगेगा। लेकिन कौन सा वाला, एंट्री नंबर 5AA वाला। अब एक और केस समझते हैं। रेजिडेंट प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, उसका यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है, लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो उसको अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर बता रहा है, किसको, रेंट को, तो इस सिचुएशन में ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। अब अगला केस, अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है लेकिन उसका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहां पर भी आरसीएम आ जाएगा। कौन सा वाला, एंट्री नंबर 5AA वाला। फिर प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल है लेकिन उसका यूज कमर्शियल हो रहा है लेकिन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो इस सिचुएशन में इस सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। फिर प्रॉपर्टी कमर्शियल है लेकिन उसका यूज कुछ भी हो रहा है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो उस सिचुएशन में भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। फिर समझते हैं, अब ये जो नई एंट्री आई है इससे रिलेटेड बात समझते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर्टी कमर्शियल है, प्रॉपर्टी कमर्शियल है और उसका यूज कुछ भी हो, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए, और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और इस सिचुएशन में यहां इस सर्विस पर आरसीएम लग जाएगा, एंट्री नंबर 5AB वाला। ठीक है, तो रेसिपिएंट को डायरेक्टली इस रेंटिंग सर्विस का जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये किस पर एप्लीकेबल होगा, कौन से रेंट पर ये आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रेंट ऑफ शॉप्स, गोडाउन, फैक्ट्री वगैरह। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अमेंडमेंट समझते हैं। सेक्शन 16 में सब सेक्शन 6 ऐड हुआ है सीजीएसटी एक्ट में। इसमें क्या बोला गया, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, अंडर सेक्शन 29 किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और सब्सिक्वेंटली उसका जो कैंसिलेशन है वो रिवोक कर दिया जाता है, उसके लिए या तो सेक्शन 30 में कोई ऑर्डर पास हुआ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, या फिर अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया कि कैंसिलेशन का रिवोकेशन हो जाए। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कर दिया जाए। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन, चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया उस कैंसिलेशन पीरियड के दौरान। उस कैंसिलेशन पीरियड के दौरान उसको जो आईटीसी अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि उस कैंसिलेशन पीरियड के दौरान वो अनरजिस्टर्ड था, इसलिए वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है अब ये आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा, कारण उसका रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर दिया गया है, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का रिवोकेशन कर दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर दिया गया है, इसलिए वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो गया है। लेकिन इस सिचुएशन में इस रजिस्टर्ड पर्सन को एक प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के पर्पस से सेक्शन 16 के अंदर सब सेक्शन 6 को ऐड किया गया है।
क्या प्रॉब्लम आ सकती थी उसको हम डिटेल में समझते हैं। आपको पता है कि अगर कोई पर्सन आईटीसी क्लेम करना उसका रह जाता है तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट दे रखी है, लास्ट टू लास्ट वो आईटीसी लेट से लेट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो टाइम लिमिट दे रखी है, लास्ट टू लास्ट वो आईटीसी तभी तक ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में इस रजिस्टर्ड पर्सन को दिक्कत आ रही थी कि उसका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया था, तो वो आईटीसी कैसे क्लेम कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 में सेक्शन 16 में सबसेक्शन 6 को ऐड किया गया। चलिए पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन ने, वो रजिस्टर्ड था और इनवर्ट सप्लाई की थी उसने 11 फरवरी 2025 को, ठीक है, लेकिन उसका 15 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। 15 फरवरी 2025 को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। अब चूंकि ये इनवर्ट सप्लाई कब की है, 11 फरवरी 2025 की, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट का बेनिफिट उसे कब तक मिलेगा, मतलब वो लास्ट टू लास्ट वो आईटीसी इन जनरल कब तक क्लेम कर सकता है, 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 30 नवंबर जो आता है, लास्ट टू लास्ट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से वो आईटीसी इस डेट तक क्लेम कर सकता है। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया 15 फरवरी 2025 को, जिसकी वजह से वो ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया। अब आगे की कहानी ये है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था ना, उसका रिवोकेशन कर दिया गया। इसका मतलब उसके रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कर दिया गया, उसके रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर दिया गया था। कब से, वो रिवोकेशन का ऑर्डर, उसके रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करने का ऑर्डर कब पास हुआ, 2 जनवरी 2026 को। 2 जनवरी 2026 को। तो अब गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि इस पीरियड में, उसके कैंसिलेशन पीरियड में वो आईटीसी, वो रिटर्न फाइल भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको आईटीसी क्लेम करने के लिए नए सिरे से टाइम लिमिट दी जाएगी। लेकिन कब से, जब से उसका रजिस्ट्रेशन रिवॉक हुआ उससे 30 दिन के अंदर उसे उस कैंसिलेशन पीरियड के दौरान जो उसके पेंडिंग रिटर्न रह गए थे वो फाइल करने होंगे। रिवोकेशन से 30 दिन के अंदर उसे वो पेंडिंग रिटर्न फाइल करने होंगे, और वो जो 11 फरवरी 2025 की जो इनवर्ट सप्लाई थी उसकी आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा। कब तक, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट थी और ये जो 30 दिन, इन दोनों में से जो भी बाद में हो। देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है समझिए। इन जनरल ये डेट है जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जनरल टाइम लिमिट है, उस डेट तक वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और उस कैंसिलेशन को रिवोक किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन रिवाइव किया गया, तो उसे जब वो रिवोकेशन ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर उसको पेंडिंग रिटर्न भी फाइल करने होंगे और वो आईटीसी भी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल प्रोविजन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 में गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है। देखिए, पहले तो क्या बोला गया, उस इनवॉइस की आईटीसी या डेबिट नोट की आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जनरल टाइम लिमिट काम आएगी। क्या, 30 सितंबर और उस रेलेवेंट एनुअल रिटर्न का जो एक्चुअल फाइलिंग की डेट है, दोनों में से जो अर्लियर, मतलब ये तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट है, इस डेट तक तो वो इन जनरल आईटीसी क्लेम कर ही सकता था, पहले भी कर ही सकता था ना। लेकिन चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और बाद में उस कैंसिलेशन को रिवोक किया गया, तो 30 दिन के अंदर उसे रिटर्न सारे फाइल करने होंगे और वो आईटीसी भी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं। रूल 36 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का प्रोविजन था कि सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है और उधर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसके
जीएसटीआर 2B में आईटीसी जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक रेसिपिएंट वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सप्लायर इधर से जीएसटीआर 1 फाइल करे और रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके बाद रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, यहां पर जो जीएसटीआर 1 का रेफरेंस आ रहा था, ठीक है, जीएसटीआर 1 सप्लायर फाइल करता है, उसका रेफरेंस आ रहा था जीएसटीआर 1 का। अब जीएसटीआर 1 से रिलेटेड एक और नया जीएसटीआर 1A आया है, एक नया रिटर्न आया है जीएसटीआर 1A। वो क्या है, अगर आपके जीएसटीआर 1 में कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ इनवॉइस या डेबिट नोट आप बताना भूल गए हैं तो आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं और उसके अंदर एडिशनल डिटेल भी फर्निश कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए नया रिटर्न आया है जीएसटीआर 1A। तो जीएसटीआर 1A हम वो रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। जीएसटीआर 1A कब तक फाइल हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मैं सप्लायर हूं, मुझे अपनी आउटवर्ड सप्लाई के कनेक्शन में जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसमें मिस्टेक रह गई। ठीक है, अब मेरा जो जीएसटीआर 3B फाइल करने की डेट है, ठीक है, जीएसटीआर 1 इन जनरल कब तक फाइल होता है? अगले महीने की 11 तारीख तक। और 3B कब तक फाइल होता है? अगले महीने की 20 तारीख तक। तो मैं सप्लायर हूं, रजिस्टर्ड हूं, मैंने जीएसटीआर 1 फाइल किया, उसके अंदर मिस्टेक हो गई, मैं जीएसटीआर 1 की इस डिटेल को अमेंड करना चाहता हूं, तो और अभी मेरे जीएसटीआर 3B के फाइलिंग की डेट आई नहीं है, तो मैं इस दौरान जीएसटीआर 1 फाइल करके, जीएसटीआर 1A फाइल करके अपने जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया है जीएसटीआर 1A का, जो कि हम डिटेल में रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जहां जहां कानून में जीएसटीआर 1 लिखा हुआ है वहां पर आपको ये लैंग्वेज परमानेंटली ऐड करनी पड़ेगी, एज अमेंडेड बाय जीएसटीआर 1A। कारण जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट के लिए जीएसटीआर 1A आ चुका है। तो जीएसटीआर 1 जब आप लिखेंगे ना कहीं पे भी, पूरे जीएसटी में जीएसटीआर 1 कहीं पे भी लिखा होगा, आपको ब्रैकेट में लिखना होगा एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A। ठीक है, अब रूल 37A समझते हैं। आईटीसी कुछ केसेस में रिवर्स करनी होगी, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसने आईटीसी क्लेम कर ली थी, कुछ केसेस में आईटीसी को रिवर्स करनी पड़ेगी। यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A इफ एनी। ठीक है, मतलब अगर जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट किया गया है जीएसटीआर 1A फाइल करके, तो वो अमेंडमेंट का इफेक्ट जीएसटीआर 1 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा रूल ही समझ लेते हैं। रूल 37A है क्या? कुछ केसेस में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्सल करना होता है। कब करना होता है? देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन ने आईटीसी अवेल कर ली अपने जीएसटीआर 3B में, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर रहा है। ठीक है, और उसकी डिटेल सप्लायर ने, जिस सप्लायर से उसने ये इनवर्स सप्लाई ली थी, उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A। ठीक है, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है, जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फाइल कर रहा है। और लेकिन जो सप्लायर है उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, जीएसटीआर 3B सप्लायर ने फाइल नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब सप्लायर ने इस सप्लाई का टैक्स भी पे नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब इस केस में रेसिपिएंट क्या चेक करे, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B क्या 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं किया है? क्या 30 सितंबर ईयर एंड हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, लेकिन सप्लायर ने अभी तक अपना जीएसटीआर 3B 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं किया है? तो इस सिचुएशन में जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी रिवर्सल करना होगा। कब तक? उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड के से 30 नवंबर तक अपने जीएसटीआर 3B में उसको रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को वो आईटीसी रिवर्सल करना होगा। वैसे रूल सारा सेम है, बस ये बात ऐड हुई थी कि जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A इफ एनी। ठीक है, अब एक क्लैरिफिकेशन समझते हैं।
डेमो व्हीकल्स को लेकर एक अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन आया है, सर्कुलर इशू हुआ है, समझते हैं। देखिए, डेमो व्हीकल्स क्या होते हैं? ऑथोराइज डीलर, जो कार के मैन्युफैक्चरर होते हैं, वैसे मोटर व्हीकल लिखा है तो बाइक वगैरह भी कवर हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं डेमो व्हीकल्स, ठीक है। तो जो डेमो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल के मैन्युफैक्चरर अपने ऑथोराइज डीलर को सप्लाई करते हैं डेमो व्हीकल्स, ताकि वो अपने कस्टमर को ट्रायल रन दे सके और डेमोन्स्ट्रेट कर सके इस व्हीकल के फीचर्स, अपने पोटेंशियल बायर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, और ताकि कस्टमर को ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि वो इस व्हीकल को परचेस करे या नहीं। इसके लिए जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वो सप्लाई करता है ऑथोराइज डीलर को डेमो व्हीकल। अब डेमो व्हीकल की आईटीसी ये ऑथोराइज डीलर ले पाएगा या नहीं, इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया है। तो डेमो व्हीकल जो होता है, डेमो व्हीकल इस ऑथोराइज डीलर ने फर्दर सप्लाई के लिए परचेस किया है तो आईटीसी मिल जाती है। कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर से ऑथोराइज डीलर परचेस करता है फर्दर सप्लाई देने के लिए तो उसको आईटीसी मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो डेमो व्हीकल है वो कस्टमर को फर्दर सप्लाई करने के लिए यूज होगा, यूज माना जाए या ना माना जाए। अगर माना जाएगा तो आईटीसी मिल जाएगी, फर्दर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है ऐसा माना जाएगा तो आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन अगर फर्दर सप्लाई के लिए इसे यूज नहीं माना जा रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इश्यू अराइज हुआ कि इससे फर्दर सप्लाई के लिए यूज होना माना जाए या ना माना जाए। तो डेमो व्हीकल सिमिलर मोटर व्हीकल की सेल को प्रमोट करता है, इसलिए माना जाएगा कि वो डीलर इस व्हीकल को यूज कर रहा है फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, इसे फर्दर सप्लाई के लिए यूज होना माना जाएगा। इसलिए जब ये ऑथोराइज डीलर व्हीकल मैन्युफैक्चरर से ये डेमो व्हीकल परचेस करेगा तो इसकी आईटीसी ऑथोराइज डीलर को मिल जाएगी। अब ये इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है कि ऑथोराइज डीलर ने जब ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर से डेमो व्हीकल परचेस किया तो अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया या नहीं, ये बात इररेलेवेंट है। ऑथोराइज डीलर को ये आईटीसी मिलेगी, ये आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं होगी। अब एक बात और समझते हैं, अगर ऑथोराइज डीलर कुछ पीरियड के बाद इस डेमो व्हीकल को बेच दे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल होंगे? इस केस में सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि अब वो ये डेमो व्हीकल बेच रहा है तो उसने ऑथोराइज डीलर ने जो आईटीसी अवेल कर ली थी उसको सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 के हिसाब से रिवर्स करनी पड़ेगी। अब हम वो सिचुएशन समझते हैं जहां पर ये ऑथोराइज डीलर आईटीसी अवेल ही नहीं कर सकता। पहला केस, अगर जब उसने व्हीकल मैन्युफैक्चरर से ये डेमो व्हीकल परचेस किया था उसके बिल में जो जीएसटी लग के आया था उस पर जीएसटी कंपोनेंट पर भी अगर इस ऑथोराइज डीलर ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो उस जीएसटी कंपोनेंट की आईटीसी इस ऑथोराइज डीलर को नहीं मिलेगी। दूसरा केस, अगर डेमो व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने ऑथोराइज डीलर को सप्लाई किया और बाद में वो मैन्युफैक्चरर ने सेल किया ओपन मार्केट में, ऑथोराइज डीलर ने सेल नहीं किया। अगर मैन्युफैक्चरर ओपन मार्केट में सेल करेगा तो उस सिचुएशन में भी इस ऑथोराइज डीलर को आईटीसी क्लेम करने का राइट नहीं है। तीसरा केस, अगर ये डेमो व्हीकल ऑथोराइज डीलर अदर पर्पसेस के लिए यूज करता है, जैसे अपने स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो इस डेमो व्हीकल को यूज करता है, तो इस केस में ऑथोराइज डीलर को इस डेमो व्हीकल के कनेक्शन में आईटीसी क्लेम करने का राइट नहीं है। लेकिन इन जनरल किस बात पे आपको फोकस करना है कि डेमो व्हीकल ऑथोराइज डीलर परचेस कर रहा है, इसे फर्दर सप्लाई के कनेक्शन में यूज हुआ माना जाएगा और इस डेमो व्हीकल की आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं होगी और ये ऑथोराइज डीलर इस डेमो व्हीकल के कनेक्शन में आईटीसी क्लेम कर पाएगा। चलिए अब अगला अमेंडमेंट समझते हैं। वैसे ये जो अगला अमेंडमेंट है जनवरी 25 एग्जाम्स के अमेंडमेंट लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर समझ लेते हैं। आरसीएम से रिलेटेड इनवर्ट सप्लाई है,
आरसीएम से रिलेटेड इनवर्ट सप्लाई है, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? लास्ट सेक्शन, कोई भी आईटीसी हमें क्लेम करनी होती है, लास्ट टू लास्ट हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इस पूरे क्लैरिफिकेशन को, इस सर्कुलर को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई ली गई फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 में। जैसे ऐसी कौन सी इनवर्ट सप्लाई है जिसपे आरसीएम में टैक्स देना होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट की है और उसका कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया है, विदाउट कंसीडरेशन आपने रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट की है, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इवन इफ विदाउट कंसीडरेशन है तो भी। अब इस पर आपको आरसीएम में टैक्स देना होता है, लेकिन आपने इस इनवर्ट सप्लाई पर आरसीएम में टैक्स दिया नहीं। ये मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हुई 2 साल बाद, जनवरी 2026 में। ये इनवर्ट सप्लाई कब की है? जनवरी 2024 की है, जबकि इस पर आपने आरसीएम में टैक्स भरा ही नहीं। और आपको ये अपनी गलती कब पता पड़ी? जनवरी 2026 में। देखिए, आरसीएम में जो भी इनवर्ट सप्लाई होती है, रेसिपिएंट को उसका सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होता है, ठीक है। रेसिपिएंट को खुद इनवॉइस बनाना पड़ता है और उसका टैक्स भी रेसिपिएंट को ही पे करना पड़ता है। अब रेसिपिएंट ने जनवरी 2026 में सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया और इसका टैक्स पे कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट, अब ये जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, उसने बोला कि मैंने सेल्फ इनवॉइस जनवरी 2026 में बनाया है और इसका टैक्स भी जनवरी 2026 में पे कर दिया है, तो मुझे इसकी आईटीसी जनवरी 2026 में अलाउ होनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है आपकी ये इनवर्ट सप्लाई कब की है? जनवरी 2024 की है, और इस पर एप्लीकेबल होती है आपके सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट। इसकी आईटीसी आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से कब तक ले सकते थे? जनवरी 2024 की सप्लाई है ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड जब होगा उसके 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर 2024 तक, और इस ईयर का रेलेवेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट है एक्चुअल, मान लीजिए एक्चुअल डेट आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया इस ईयर का 15 दिसंबर 2024 को, तो इन दोनों टाइम लिमिट में से जो भी अर्लियर है तब तक ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब आप आईटीसी इस केस में 30 नवंबर 2024 तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब इस रजिस्टर्ड पर्सन का कहना है कि ये टाइम लिमिट तो मेरी एक्सपायर हो चुकी है। अगर ये टाइम लिमिट आप मेरी जनवरी 2024 से कैलकुलेट करेंगे तो मेरी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट आईटीसी अवेल करने की जा चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। कब एक्सपायर हो चुकी है? 30 नवंबर 2024 को। लेकिन मैंने इसका टैक्स कब पे किया? जनवरी 2026 में, तो मुझे इसकी आईटीसी मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट का यह व्यू था कि ये आईटीसी क्लेम करने का टाइम जा चुका है 30 नवंबर 2024 को, लेकिन एसएससी का आर्गुमेंट है, टैक्स पेयर का, इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का आर्गुमेंट है कि ये आईटीसी मुझे मिलनी चाहिए, ये मैंने इसका आरसीएम का टैक्स पे किया है जनवरी 2026 में। तो सर्कुलर इशू हुआ, इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को बेनिफिट देने के पर्पज से सर्कुलर इशू हुआ कि आपका जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम है वो जनवरी 24 से कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपका जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगा। कारण आपने इसको गवर्नमेंट ने लिंक किया है इनवॉइस कब जनरेट हुआ। हालांकि वो इनवर्ट सप्लाई जनवरी 2024 की है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कनेक्ट कब कर रही है कि रेसिपिएंट आप इसका इनवॉइस चूंकि इशू कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो जनवरी 2026 में, तो हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। आपने इसका इनवॉइस कब जनरेट किया है? जनवरी 2026 में, तो आपकी टाइम लिमिट यहां से शुरू होगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट आपकी जनवरी 2026 से शुरू होगी, ना कि जनवरी 2024 से। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट है क्या? ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2026 को। उसके बाद जो 30 नवंबर आएगा, मतलब 30 नवंबर 2026, और उस ईयर का मान लीजिए एनुअल रिटर्न एक्चुअली फाइल हुआ 15 दिसंबर 2026 को,
इन दोनों में से जो भी अर्लियर है एट दैट टाइम तक ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर पाएगा। अब एक बात और समझते हैं, वो जो सप्लायर थे वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ये सर्कुलर इसी कनेक्शन में है कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करेगा और रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो लास्ट टू लास्ट वो आईटीसी कब तक क्लेम कर पाएगा? हमें पता है जो इनवर्ट सप्लाई जिसमें रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ही आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है, उसके कनेक्शन में उसको खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट को उस सेल्फ इनवॉइसिंग से कनेक्ट कर दिया और आईटीसी का बेनिफिट एक्सटेंडेड टाइम लिमिट तक इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे दिया। चलिए अब अगला सर्कुलर समझते हैं आईटीसी चैप्टर में कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क रोड पर बिछाना पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, उसमें उसके लिए उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को डक्स और मेन होज परचेस करने पड़ते हैं। डक्स और मेन होज परचेस करने पड़ते हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, ये रोड है, यहां पर ये टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क लगाएगी। अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क लगाना पड़ता है और उस नेटवर्क के ऊपर डक्स और मेन होज लगाने पड़ते हैं ताकि जो लाइन बिछानी है वो लाइन बिछाने का काम हो सके और किसी लाइन में कभी खराबी हो तो रिपेयर और मेंटेनेंस की एक्टिविटी भी की जा सके। उसके लिए इनको इस तरीके से डक्स और मेन होज लगाने पड़ते हैं। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इसके लिए इन्होंने ये डक्स और मेन होज परचेस किए, डक्स और मेन होज परचेस किए, ये इनके लिए प्लांट मशीनरी माना जाएगा और इसकी आईटीसी इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को अलाउ हो जाएगी। ये आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी। कारण इस सेक्शन 17 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कुछ केसेस में आईटीसी मिलती नहीं है, जैसे लैंड, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर जो टेलीकम्युनिकेशन टावर के नेचर के हैं या फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर पाइपलाइन लगाई गई है, वो उसकी आईटीसी नहीं मिलती है। ठीक है, इन सब की आईटीसी नहीं मिलती है। लेकिन सर्कुलर में क्या बोला गया, ये डक्स और मेन होज से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा और ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इस डक्स और मेन होज की परचेस पर जो परचेस के बिलों में इनपुट टैक्स लग के आया है उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएगी। ये आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं होगी। चलिए अब अगला अमेंडमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, ये अमेंडमेंट भी मैं ऑलरेडी जनवरी 2025 के अमेंडमेंट लेक्चर में बता चुका हूं। चलिए दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स परचेस कर रहा है, ईसीओ के थ्रू परचेस कर रहा है, लेकिन उसका बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है। ठीक है, तो सुनिए, जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई ले रहा है और उसका बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है। इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसके लिए सर्कुलर आया है क्लैरिफिकेशन के लिए। इस बात को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10(1) CA आईजीएसटी एक्ट का एप्लीकेबल हो रहा है। रेसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड है और वो अमेजॉन ईसीओ फॉर एग्जांपल जैसे अमेजॉन के थ्रू सप्लाई मंगवा रहा है और इस सिचुएशन में उसका बिलिंग एड्रेस अलग है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, और डिलीवरी एड्रेस अलग है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश। इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो यहां पर क्लैरिफिकेशन आया
कि जो डिलीवरी एड्रेस है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जो डिलीवरी एड्रेस है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन 10(1) CA है वो तब लगता है जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो। मेरा सवाल है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो उस केस में तो फिर सेक्शन 10(1) A लगेगा। जब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो 10(1) A लगेगा। और 10(1) A में क्या दे रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, जहां पर उस गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट में देना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप तो हैं राजस्थान के, तो आपने बिलिंग एड्रेस दिया राजस्थान का, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है, तो डिलीवरी एड्रेस हुआ मध्य प्रदेश। इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डिलीवरी एड्रेस को माना जाएगा। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई ले रहा है, इस केस में सेक्शन 10(1) CA लगेगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो 10(1) A लगेगा। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ। अब चूंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड को वो गुड्स का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, मोबाइल का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, मध्य प्रदेश में, तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश ही माना जाएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। चलिए, अब तो मैंने क्या बोला, ये सर्कुलर किसके कनेक्शन में आया है, 10(1) CA के कनेक्शन में आया है, जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई ले रहा है, तो और बट उसका बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डिलीवरी एड्रेस को माना जाएगा। चलिए, अब एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं वो समझते हैं। एजुकेशन रिलेटेड एक नई एंट्री इंसर्ट हुई है, एंट्री नंबर 66A। Services of affiliation provided by central or state educational board, council or any other similar body। तो जो सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड होते हैं वो एफिलिएशन सर्विस देते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड एजुकेशन का जो होता है वो स्कूल्स वगैरह को एफिलिएशन सर्विस देता है, उसका एफिलिएशन का चार्ज वसूल करता है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये एग्जम्पशन दिया गया है। एग्जम्पशन किसके कनेक्शन में, ढंग से समझना। अगर सर्विस दी गई है एफिलिएशन की, किसने दी, सेंट्रल, स्टेट और एजुकेशनल बोर्ड काउंसिल ने दी। किसको दी, टू ए स्कूल, ध्यान से सुनना, एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। शॉर्ट में बोले हम गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन सर्विस दी गई और उससे एफिलिएशन चार्ज लिया गया, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। अंडर एंट्री 66A में ये एफिलिएशन चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अब बात सुनिए, अगर ये एफिलिएशन सर्विस दी गई है गवर्नमेंट स्कूल को नहीं, किसी नॉन गवर्नमेंट स्कूल को, तो उस केस में इस एफिलिएशन चार्ज पर जीएसटी लगेगा, इस एफिलिएशन चार्ज पर जीएसटी लगेगा। दूसरा केस समझिए, अगर एफिलिएशन सर्विस दी है किसी यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को, तो उसके एफिलिएशन चार्ज पे भी जीएसटी लगेगा। एग्जम्पशन सिर्फ किसके कनेक्शन में, अगर सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड या काउंसिल किसी गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन सर्विस देते हैं, वो स्कूल एस्टेब्लिश, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी है या गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी है, शॉर्ट में बोले गवर्नमेंट स्कूल। इस स्कूल को क्या बोले, गवर्नमेंट स्कूल है। अगर उसको एफिलिएशन सर्विस दी गई है तो उस एफिलिएशन चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन सर्विस दी गई है तो उसके एफिलिएशन चार्ज पे तो जीएसटी लगेगा, या किसी यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन सर्विस दी है कॉलेज को तो उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब एक एंट्री नंबर 69, ये पहले से थी लेकिन इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो ये आप नए सिरे से समझिए। कोई सर्विस दी गई
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो सेटअप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सेटअप किया है एनएसडीसी सेटअप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, या नेशनल काउंसिल के द्वारा सर्विस दी गई है फॉर वोकेशनल, पहले था ट्रेनिंग, सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग, लेकिन नए वर्ड ऐड हुए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहां पर ये वर्ड ऐड हुआ है एजुकेशन एंड, ये वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसने सर्विस दी स्किल डेवलपमेंट के लिए, या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के कनेक्शन में, या कोई अवार्डिंग बॉडी है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिकॉग्नाइज्ड है कोई अवार्डिंग बॉडी, उसने सर्विस दी है, या कोई असेसमेंट एजेंसी है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिकॉग्नाइज्ड है कोई असेसमेंट एजेंसी, उसने सर्विस दी है, या कोई ट्रेनिंग बॉडी है जो एक्रीडेटेड है विद एनी अवार्डिंग बॉडी से एक्रीडेटेड है और वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और उन्होंने ये जो सर्विस दी है किसके रिलेशन में दी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या और कोई स्कीम जो एनएसडीसी इंप्लीमेंट कर रही है, या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स के कनेक्शन में जो अंडर नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी रिवार्ड स्कीम के तहत चलाया जा रहा है, या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइन कोई क्वालिफिकेशन है, स्किल है, उसके कनेक्शन में ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये कोर्स चला रही है। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एनएसटीसी या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये एंट्री नंबर 69 पहले से ही थी, बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है। चलिए अब समझते हैं एंट्री नंबर 71, ये भी पहले से था, ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। देखिए, सर्विस दे रहे हैं कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है, बशर्ते वो जो कोर्स रन कर रहे हैं वो सर्टिफाइड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, यहां पर वर्ड ऐड हुआ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। पहले वोकेशनल ट्रेनिंग ही वर्ड था, अब वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस तरीके से कुछ वर्ड ऐड हुए हैं, एजुकेशन एंड ये यहां पर बीच में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ये सर्विस पहले से एग्जाम थी, बस यहां पर ये छोटा सा कुछ वर्ड ऐड किए गए हैं। अब एक सर्कुलर और समझते हैं, ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग के कोर्सेस होते हैं कौन कंडक्ट करता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूव्ड होते हैं, और ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग के कोर्सेस हैं ये भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूव्ड होते हैं। मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी DGCA से अप्रूव्ड हैं और फ्लाइंग ट्रेनिंग के कोर्सेस भी DGCA से अप्रूव्ड हैं। इसमें कैंडिडेट को कोर्स कंप्लीशन पर डिग्री का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, इसलिए इन कोर्सेज की फीस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा इन कोर्सेज की फीस पर। अब एग्जम्पशन चैप्टर में एंट्री नंबर 12 की बात करते हैं कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की गई, इसकी सर्विस दी गई और रेसिपिएंट उस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में इस रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन, अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और उसने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग सर्विस ली है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि अगर ये जो रेसिपिएंट है, ये जो इस एंट्री का एग्जम्पशन तभी अलाउ होगा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन मान लीजिए प्रोप्राइटर है, किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रोप्राइटर है रेसिपिएंट,
और उसने ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग सर्विस ली है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, इस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को, रेजिडेंशियल मकान को वो अपने पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा। और इसके साथ ही ये जो उसने रेंटिंग सर्विस ली है अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है, और वो उस रेंट को अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं बताएगा, अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर बताएगा, तो उस केस में इस रेंटिंग सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा और ये रेंटिंग सर्विस एंट्री नंबर 12 में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जम्पशन अलाउ हो जाएगा। लेकिन अब इस बार से एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इंसर्ट हुआ। इसमें क्या बोला गया कि कुछ केसेस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में इस एंट्री में जो लिखा हुआ एग्जम्पशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कहां पर? जो अकोमोडेशन सर्विस दी जा रही है स्टूडेंट्स को इन स्टूडेंट रेजिडेंसेस में, उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन सर्विस दी जा रही है उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो जो अपनी हॉस्टल फीस देते हैं उस पर जीएसटी का ये एग्जम्पशन एंट्री नंबर 12 वाला नहीं मिलेगा। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इस पर एक नया एग्जम्पशन और आ गया है एंट्री नंबर 12A, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं। एंट्री नंबर 12 में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 डालकर बोला गया कि अगर अकोमोडेशन सर्विस स्टूडेंट्स को दी गई है, वो स्टूडेंट रेजिडेंस में रहते हैं, या अकोमोडेशन सर्विस दी गई है हॉस्टल जो अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं, या कैंप या पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं, या इस तरीके की और भी जो अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा रही हैं, उस पर ये एग्जम्पशन की एंट्री नंबर 12 अप्लीकेबल नहीं होगी। तो पढ़ने से तो लगता है कि एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल फीस चुकाता है उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटी कुछ बातें और समझ लेते हैं। अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की है, किसने बाय रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड या जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लेकिन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा केस, सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सर्विस दी गई है, तो ये सर्विस पर एग्जम्पशन है। अब सेकंड पॉइंट, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की गई है कि इस रेजिडेंशियल यूनिट का यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किया जाएगा, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है और वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए रेंटिंग सर्विस ले रहा है और ये रेंट का खर्चा वो अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर बताएगा, तो उस केस में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर रेंटिंग की गई है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, और रेसिपिएंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, बट अगर रेंटिंग कमर्शियल पर्पस के लिए की गई है, हालांकि वो यूनिट रेजिडेंशियल है लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए रेंटिंग की गई है, तो इस केस में भी जीएसटी लगेगा। तीसरा केस, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की गई है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए रेंटिंग सर्विस ली है, तो उस केस में उसे आरसीएम में टैक्स देना होगा। ठीक है, ये बात हम आरसीएम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो होटल अकोमोडेशन होते हैं उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। होटल अकोमोडेशन को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुआ नहीं माना जाएगा, तो उस पर तो जीएसटी लगता ही है। चलिए, मैंने पहले ही बोल दिया था एक नई एंट्री आई है, एंट्री नंबर 12A। अगर अकोमोडेशन सर्विस दी गई है और उसकी वैल्यू अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ है, अप टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन है, और एक और भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि मिनिमम स्टे पीरियड उस अकोमोडेशन में कंटिन्यूअसली कम से कम 90 डेज होना चाहिए। तो उस केस में जो अकोमोडेशन सर्विस का रेंट लिया जाएगा उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर किराया 20,000 से ज्यादा है या कम पीरियड के लिए, 90 डेज से लेसर पीरियड के लिए है, तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और उस केस में फुल वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्टल स्टूडेंट से 21,000 रेंट चार्ज कर रहा है पर मंथ, तो उस केस में पूरे 21,000 पर
जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। चलिए फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस पर एग्जम्पशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है इस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर वो सर्विस बाय रोड हो रही है लेकिन अगर जीटीए के थ्रू हो रही है तो टैक्सेबल है, या कोरियर एजेंसी के थ्रू अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है तो भी टैक्सेबल है, या इनलैंड वाटरवे के थ्रू है तो उस केस में एग्जम्प्ट है। ठीक है, इनलैंड वाटरवे के थ्रू है तो एग्जम्प्ट है, जीटीए के थ्रू है, कोरियर एजेंसी के थ्रू है तो मैटर चला जाता है एक्सेप्शन में, और ये सर्विस पर एग्जम्पशन नहीं मिलता है। जीटीए की सर्विस और कोरियर एजेंसी की सर्विसेज टैक्सेबल है। अब इसके कनेक्शन में एक पहले सर्कुलर था, उस सर्कुलर की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, तो वो सर्कुलर अब नए सिरे से रीड्राफ्ट हुआ है, उसको हम समझते हैं। कई बार जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ साथ कुछ एंसिलरी और इंसिडेंटल नेचर की भी सर्विसेज देती हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस। जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विस दे रही है, या पैकिंग और अनपैकिंग की सर्विस दे रही है, ट्रांसशिपमेंट की सर्विस दे रही है, मतलब एक ट्रक से माल उठाकर दूसरे ट्रक में लोड करना है, या टेम्पररी वेयरहाउसिंग की भी सर्विस दे सकती है जीटीए। अगर वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं तो इसे कंपोजिट सप्लाई का केस माना जाएगा। इसे कंपोजिट सप्लाई का केस माना जाएगा, इसका मतलब उन अदर चार्जेस पे भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो जीटीए की टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, उन अदर चार्जेस पे भी सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। इसे कंपोजिट सप्लाई का मैटर माना जाएगा। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग नहीं देखा जाएगा। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग इस ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। नेचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई का केस माना जाएगा और ये इंसिडेंटल और एंसिलरी नेचर की सर्विसेज मानी जाएंगी। चाहे सेम इनवॉइस के अंदर ही ये अदर चार्जेस का पेमेंट चार्ज किया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के साथ साथ अदर चार्जेस जैसे पैकिंग चार्जेस, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस सेम इनवॉइस के अंदर चार्ज किए गए हैं, या उन अदर चार्जेस का सेपरेट इनवॉइस भी अगर बनाया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कंपोजिट सप्लाई का ही मामला माना जाएगा और पूरी वैल्यू पर इसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ही माना जाएगा, और उस पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है पूरे बंडल की वैल्यू पर वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक बात और समझते हैं, अगर ये सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी ही नहीं गई है और किसी कस्टमर को अदर सर्विसेज ही दी गई है, तो उस केस में उन अदर चार्जेस का इनवॉइस अलग से बनेगा और फिर इसे कंपोजिट सप्लाई का मामला नहीं माना जाएगा। कभी कभी कोई कस्टमर होता है, वो बोलता है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं चाहिए, अदर सर्विस चाहिए, और जीटीए उस कस्टमर को वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस तो नहीं दे रहे हैं लेकिन अदर सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में ये कंपोजिट सप्लाई का मामला नहीं बनेगा और उस अदर चार्ज पर फिर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो अलग से लगेगी। वो जीटीए सर्विस वाली टैक्स रेट उस अदर चार्जेस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, भले ही वो अदर सर्विसेज जीटीए ने दी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने दी है। अब एंट्री नंबर 25 ये पहले से चेंज नहीं हुई है, बस इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर था, वो सर्कुलर में कुछ चार्जेस दे रखे थे, वो टैक्सेबल थे, वो अब एग्जेम्प्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए पूरे नए सिरे से बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड अगर बिजली विभाग जो भी सर्विसेज देता है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक सर्कुलर इशू किया था डिपार्टमेंट ने पास्ट में, और उसमें बोला था अगर कोई कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, उस एप्लीकेशन फीस पर जीएसटी लगेगा, या
जो मीटर इक्विपमेंट का किराया है उस पर जीएसटी लगेगा, या मीटर ट्रांसफार्मर कैपेसिटर का टेस्टिंग जो चार्ज लगता है, टेस्टिंग फीस लगती है, उस पर भी जीएसटी लगेगा, या कस्टमर अपना मीटर शिफ्ट करवा रहा है, कस्टमर अपना मीटर या सर्विस लाइन शिफ्ट करवा रहा है, तो उसके जो भी लेबर चार्जेस लगेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। और डुप्लीकेट बिल के इश्यूएंस पर जो अलग से चार्ज लिया जाएगा उस पे भी जीएसटी लगेगा। ऐसा ये पहले सर्कुलर आ रखा था। इसमें इन सारी सर्विसेज के चार्ज पर जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेबल सर्विस मानी जाएगी, इस पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ऐसा सर्कुलर पहले आ चुका था। लेकिन ये सर्कुलर हटा दिया गया है और अब ये सारे चार्जेस जो पहले टैक्सेबल होना बताया गया था, नई एंट्री नंबर 25A लेकर आई है गवर्नमेंट और इन सारे चार्जेस पर एग्जम्पशन दे दिया गया है। पढ़ते हैं ये नई एंट्री 25A। इसमें क्या बोला गया, वही मीटर इक्विपमेंट का रेंट, मीटर इक्विपमेंट का जो रेंट होता है, या मीटर ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर का टेस्टिंग फीस जो होती है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलीज करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस देनी होती है, या मीटर और सर्विस लाइन की शिफ्टिंग का जो चार्ज लिया जाता है, या डुप्लीकेट बिल के इश्यूएंस का जो चार्ज लिया जाता है, वो इंसिडेंटल और एंसिलरी माना जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड माना जाएगा, इंसिडेंटल माना जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, बिजली विभाग, डिस्कॉम, ये सर्विसेज दे रहा है। पहले क्या था, पहले अलग से सर्कुलर आया था और इन सारी सर्विसेज को टैक्सेबल बता दिया गया था कि जीएसटी लगेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 25A स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया है कि ये सारी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट उन सर्विसेज की सप्लायर है। एंट्री नंबर 4 और 5 इसके रिगार्डिंग है। अब एंट्री है क्या, एंट्री पहले से है, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक नया सर्कुलर आया है। देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो सर्विसेज देती है बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी, उन्होंने कोई फंक्शन डेलीगेट कर रखा है म्यूनिसिपैलिटी को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W में, या उन्होंने कोई फंक्शन डेलीगेट कर रखा है, इंटरस्टेट कर रखा है पंचायत को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G में, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज गवर्नमेंटल अथॉरिटी देती है वो एग्जेम्प्ट है। और गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है, कोई अथॉरिटी बोर्ड या कोई बॉडी जो सेटअप हुई है पार्लियामेंट के किसी एक्ट में या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट में, या डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश की है और उसमें गवर्नमेंट का स्टेक कम से कम 90% है, गवर्नमेंट का स्टेक उसमें कम से कम 90% है, आइदर बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो सर्विस दे रही है एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक सर्कुलर आया है रेरा को लेकर। रेरा आपने नाम सुना होगा। ये जो जितने भी आपके सिटी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है रेरा। ठीक है, तो रेरा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है अंडर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में। तो क्या ये गवर्नमेंटल बॉडी है? यस, ये गवर्नमेंटल बॉडी है। और ये कौन से काम करती है, कौन से फंक्शन करती है? जो फंक्शन इसको एंट्रस्ट किए गए हैं अंडर आर्टिकल 243W में, 243W में इनको जो फंक्शंस डेलीगेट किए गए, रेरा गवर्नमेंटल अथॉरिटी है और ये जो फंक्शन करती है इसका ये चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो रेरा जो फीस लेती है बिल्डर से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो रेरा की फीस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब एक बात और समझते हैं, ये जो इंडियन रेलवे है पैसेंजर को, इंडिविजुअल को काफी सर्विसेज देता है। कौन सी? सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स। देखिए, इस पे पहले भी जीएसटी नहीं था, लेकिन स्पेसिफिकली एग्जम्पशन नहीं था। गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से यहां पर ये एग्जम्पशन दिया है 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी आया है
रेट्रोस्पेक्टिव डेट से गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन दे दिया है। तो सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं उसका जो भी चार्ज लगेगा उस पर जीएसटी नहीं है। या फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम, कई पैसेंजर ट्रेन का वेट करने के लिए वेटिंग रूम में रहते हैं, वेटिंग रूम में ठहरते हैं, इंतजार करते हैं, उनको चार्ज देना पड़ता है, उस चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। या क्लॉक रूम सर्विसेज, कई बार पैसेंजर अपना लगेज क्लॉक रूम में रखवाते हैं, उसका क्लॉक रूम अपना चार्ज लेता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और रेलवे स्टेशन पर अगर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज ली गई हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज रेलवे स्टेशन पर ली गई हैं और किसने लिए, इंडिविजुअल ने, तो उसका जो भी चार्ज होगा उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये एंट्री नंबर 9E गवर्नमेंट ने नई इंसर्ट की है। इसके अलावा एंट्री नंबर 9F, इसमें क्या बोला गया, अगर इंडियन रेलवे का एक जोन या डिवीजन, इंडियन रेलवे का एक जोन या डिवीजन किसी इंडियन रेलवे के ही किसी दूसरे डिवीजन या जोन को कोई सर्विस देता है, ठीक है, इंडियन रेलवे का ही एक जोन या डिवीजन इंडियन रेलवे के ही किसी दूसरे जोन या डिवीजन को कोई सर्विस देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे राजस्थान में कोई इंडियन रेलवे का जोन है, वो उत्तर प्रदेश के किसी डिवीजन को सर्विस देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, वो इंश्योरेंस सर्विसेज पहले से हैं, पहले से ही एग्जेम्प्ट है, ये एंट्री पहले से ही है। जनरल इंश्योरेंस की कुछ सर्विसेज के इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। ये सारी सर्विसेज दे रखी है, इनके इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस की भी कुछ सर्विसेज है एंट्री नंबर 36 में, उनकी अगर इन स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो इस पर जीएसटी नहीं है। या इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम में जहां पर पूरा का पूरा टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट बियर करेगी, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं है। ये पहले से ही थी, एंट्री नंबर 35, एंट्री नंबर 36, एंट्री नंबर 40, ये पहले से ही थी। अब नया क्या आया है ये समझते हैं। देखिए, अगर इन 3 एंट्रीज जो हमने ऊपर पढ़ी इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसका उन इंश्योरेंस स्कीम्स का अगर री इंश्योरेंस की सर्विस दी जाती है, री इंश्योरेंस की सर्विस से भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब यहां पर एक नया सर्कुलर आया है, ये बात तो पहले से थी कि री इंश्योरेंस की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। ये सर्कुलर नया आया है। इस सर्कुलर में क्या बोला गया है कि रेट्रोसेशन सर्विसेज आर आल्सो एग्जेम्प्ट। अब आप पूछोगे सर ये रेट्रोसेशन सर्विसेज क्या होता है? देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई पर्सन है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है इन इंश्योरेंस स्कीम्स में जो हमने इन लिस्ट में पढ़ी थी, उन इंश्योरेंस स्कीम्स का इंश्योरेंस प्रीमियम है जीएसटी एग्जेम्प्ट है। वो पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी देगा, जीएसटी नहीं लगेगा उस इंश्योरेंस प्रीमियम पर, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लेगी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए से लिमिट सेंशन करानी पड़ती है कि हम कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी 1 को 5 करोड़ तक की लिमिट सेंशन हुई है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस एजेंट के थ्रू चलाया जाता है, तो एजेंट इंश्योरेंस बिजनेस करते वक्त उस इंश्योरेंस कंपनी के लिमिट से भी ज्यादा इंश्योरेंस कर देते हैं। मान लेते हैं हम इस इंश्योरेंस कंपनी को 5 करोड़ तक के इंश्योरेंसेस अलाउ थे, एजेंट ने 5 करोड़ से ऊपर के इंश्योरेंसेस कर दिए, तो उस सिचुएशन में जितना 5 करोड़ से ऊपर इंश्योरेंसेस हुए हैं उस केस में इस इंश्योरेंस कंपनी 1 को इंश्योरेंस कंपनी 2 से उस एक्सेस अमाउंट का री इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और ये इंश्योरेंस कंपनी 1 इंश्योरेंस कंपनी 2 को री इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, कारण ओरिजिनल स्कीम के भी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी एग्जेम्प्ट था,
इसलिए उसके री इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक बात और समझते हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनी जो 2 है, इसने भी अपनी लिमिट से ज्यादा इंश्योरेंस कर दिए तो उतने एक्सेस इंश्योरेंस का ये इंश्योरेंस कंपनी 3 से री इंश्योरेंस करवाएगी, उसको बोलते हैं रेट्रोसेशन प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी 3 को रेट्रोसेशन प्रीमियम पे करेगी, उस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। कारण इस मेन प्रीमियम पे भी अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो इसके री इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है और रेट्रोकेशन सर्विस के प्रीमियम पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो रेट्रोसेशन होता क्या है? री इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन होता है जहां पर पार्ट ऑफ एज्यूम्ड री इंश्योरेंस रिस्क इज फर्दर सीडेड, रिस्क किसी अनदर इंश्योरर को दी जाती है या क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरर को दी जाती है। इसलिए री इंश्योरेंस के अंदर रेट्रोसेशन सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, उनके प्रीमियम पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए एक नई एंट्री इंसर्ट हुई है, एंट्री नंबर 44A। इसमें क्या लिखा गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस दी गई और बदले में आपको जो कंसीडरेशन मिला वो ग्रांट के फॉर्म में मिला। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस दी किसने है? किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने या किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35(1) क्लॉज 2 क्लॉज 3 में नोटिफाइड है। वो रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में नोटिफाइड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस इन लोगों ने दी, जिसके बदले में इनको कंसीडरेशन मिला ग्रांट के फॉर्म में। तो फिर इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही एग्जम्पशन रहेगा। वो कंडीशन क्या है? वो जो रिसर्च एसोसिएशन है, जब उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस दी थी, एट दैट टाइम वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और 3 में नोटिफाइड थी, तो ही ये इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। अब हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 में क्या दे रखा था? नोटिफाइड पर्संस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो नोटिफाइड पर्सन कौन थे? जो पर्सन सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऐसी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, लेकिन रेसिपिएंट जहां पर आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। ठीक है, सप्लायर को टैक्स नहीं देना होता है, रेसिपिएंट डायरेक्टली आरसीएम में टैक्स देने के लिए लायबल है। सप्लायर ऐसी कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है जहां पर रेसिपिएंट डायरेक्टली आरसीएम में गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, तो वहां पर सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन से की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट रखा गया है। ठीक है, जैसे लॉयर की सर्विसेज क्या होता है? रेसिपिएंट ही गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली पे करने के लिए लायबल होता है। इसलिए अगर लॉयर ऐसी सर्विसेज दे रहा है, वो उसके लिए आउटवर्ड सर्विसेज है, आउटवर्ड सप्लाई है और वो टैक्सेबल भी है, लेकिन उसका टैक्स रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। इसलिए लॉयर को जीएसटी में इन जनरल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन इंसर्ट हुआ कि जो सप्लायर मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर उन सप्लायर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मैटर है वो पूरा डिटेल में समझते हैं। कारण देखिए, इंटरमीडिएट के सिलेबस में गुड्स का आरसीएम कोर्स में नहीं है, सिर्फ सर्विसेज का आरसीएम कोर्स में है। गुड्स का जो आरसीएम है वो सीए फाइनल में आता है या सीएमए फाइनल में आता है।
गुड्स के आरसीएम में इस बार से एक अमेंडमेंट हुआ, वो कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन पूरा अगर आपको मैटर समझना है तो वो बात आपको समझनी ही पड़ेगी। चलिए इस बात को डिटेल में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप पर आरसीएम है, आरसीएम अभी आया है, तो सप्लायर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड है और वो सप्लाई कर रहा है मेटल स्क्रैप की, लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने आरसीएम नोटिफाई कर दिया है कि इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ही इस सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप का जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो ये गुड्स का आरसीएम मेटल स्क्रैप की सप्लाई पर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में हम जो अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, उसका इफेक्ट क्या है? अगर ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अगर इसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो गया तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अगर इसने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल हो जाएगा और वो इस सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप पर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को सप्लायर जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है? पहले क्या बोला? ऐसे सप्लायर जो ऐसी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं जहां पर टैक्स रेसिपिएंट को देना है, तो फिर सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप का मामला है और अगर सप्लायर का खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो गया है तो फिर उसको टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन 29 में अमेंडमेंट। सेक्शन 29 किसका है जीएसटी में? रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन का है कि कोई प्रॉपर ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसकी काफी सारी सिचुएशंस दे रखी हैं। अब यहां इन सिचुएशन में दो जगह, एक तो नया पॉइंट ऐड हुआ है और एक पॉइंट में छोटा सा चेंज हुआ है। देखिए, जो नया पॉइंट ऐड हुआ है वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो, हमने आईटीसी चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसका कैंसिलेशन का रिवोकेशन हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन रिवाइव हुआ, तो 30 दिन के अंदर उस पर्सन को अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल करने होंगे। कब से? रिवोकेशन ऑर्डर की डेट से 30 दिन के अंदर जितने भी कैंसिलेशन पीरियड के रिटर्न थे उसको वो पेंडिंग रिटर्न फाइल करने होंगे, और जो पुरानी आईटीसी क्लेम करना रह गया था वो रिवोकेशन ऑर्डर के 30 दिन के अंदर वो आईटीसी जो उसकी क्लेम करना रह गया था क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर उसको पेंडिंग रिटर्न फाइल करने थे, ऐसा हमने उधर पढ़ा था। कहां पर? आईटीसी चैप्टर में। अगर वो पर्सन 30 दिन के अंदर अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं करता है, ठीक है, अपने पेंडिंग रिटर्न उसे फाइल करने हैं लेकिन फाइल नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये अमेंडमेंट हुआ है। एक अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 जो परमानेंट इस बार से है कि जीएसटीआर 1 फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A इफ एनी। ठीक है, जीएसटीआर 1A नया फॉर्म आया है जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट है क्या? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है और उसका बाद में जब वो जीएसटीआर 3B फाइल करता है, जीएसटीआर 1 के अंदर उसका टैक्स ज्यादा था और जीएसटीआर 3B में वो अगर टैक्स कम बता रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब यहां चेंज एक छोटा सा हुआ क्या? जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A इफ एनी। अब अगला जो चेंज है वो भी इसी से रिलेटेड है। हर जगह फॉर्म 1 जीएसटीआर 1 के साथ एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A इफ एनी ये परमानेंट लैंग्वेज दे रखी है, और इस बात का इफेक्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चलिए, अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम पढ़ते थे कि अब से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पर नए रजिस्ट्रेशंस होंगे।
पहले ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के पॉइंट सबसे पहले गुजरात में आया, फिर पुडुचेरी के लिए, फिर आंध्र प्रदेश के लिए। अब ये आधार, ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई कर दिए गए हैं। सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई कर दिए गए हैं। अब समझते हैं हम टीडीएस टीसीएस चैप्टर जो जीएसटी में है उनसे रिलेटेड। टीडीएस का सेक्शन आपको पता है सेक्शन 51 और टीसीएस का 52। सेक्शन 51 के अंदर सब सेक्शन 1 में चेंज हुआ है क्या? आपको पता है टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? ये टीडीएस डिडक्टर है इन जनरल, मैं इनको बोल देता हूं गवर्नमेंट ऑफिसेस। आपको पता है, पहले हम टीडीएस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो है क्या, एक सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है जिसकी वैल्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस जब सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो 2% की रेट से ये गवर्नमेंट ऑफिस यानी रेसिपिएंट सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ये प्रोविजन है सेक्शन 51 का। अब यहां सेक्शन 51 में एक चेंज हुआ है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रिसीव कर रहा है सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप दूसरे रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उस सिचुएशन में ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है मेटल स्क्रैप की सप्लाई, वो उस रजिस्टर्ड सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर एक वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करे 2.5 लाख रुपए को, तो ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। अगर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को रजिस्टर्ड सप्लायर से मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव होती है, तो ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट उस रजिस्टर्ड सप्लायर का इस मेटल स्क्रैप की सप्लाई की वैल्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट उस रजिस्टर्ड सप्लायर का 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। जब ये रेसिपिएंट उस सप्लायर को पेमेंट करेगा तो रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। टीडीएस किसको डिडक्ट करना है? रेसिपिएंट को, सप्लायर का। ठीक है, अगर मामला किसका है? सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप का मामला है, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा जहां पर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रोविजन इससे रिलेटेड और है। एक ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा था कि कुछ केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये लोग आपस में सप्लाई करते हैं। अगर ये लोग आपस में सप्लाई करते हैं, जैसे अगर एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई करती है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। या ये पीएसयू इस सोसाइटी को सप्लाई करता है, गुड्स की चाहे सर्विस की टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो आपस में ये लोग अगर सप्लाई करते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट और हुआ है कि इन जनरल तो अगर ये लोग आपस में सप्लाई करें तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो नया मैटर ऐड हुआ है कि सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप का मामला है, सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में तो भले ही ये एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। देखिए यहां पर दे रखा है एक्सेप्शन। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट है, जो मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है और जो सामने सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में तो टीडीएस कटेगा ही। मतलब इस केस में तो हर हाल में टीडीएस एप्लीकेबल होगा ही, चाहे सप्लायर भी रजिस्टर्ड है चाहे और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर्ड है, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। भले ही ये लोग आपस में एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। फिर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 में टीसीएस का जो सेक्शन है उसमें टीसीएस की रेट चेंज हुई है। देखिए टीडीएस की रेट में कोई चेंज नहीं है, वो 2% है। ठीक है, लेकिन टीसीएस की
रेट में चेंज है। वो टीसीएस की रेट 1% थी पहले, अब 0.5% कर दी गई है। ठीक है, तो टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? जो सप्लाई ईसीओ के थ्रू हो रही है तो ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है। ईसीओ टीसीएस कलेक्ट, पहले क्या प्रोविजन था? टीसीएस 1% की रेट से कलेक्ट होगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1% आईजीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 0.50% सीजीएसटी और इक्विवेलेंट यानी 0.50% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसे समझो टीसीएस की रेट पहले 1% थी, अब हाफ हो गई है। टीडीएस की रेट में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टीसीएस की रेट हाफ हो गई है। पहले 1% थी, अब 0.50% हो गई है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 0.50% आईजीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 0.25% सीजीएसटी प्लस 0.25% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। बाकी सारी बातें सेम है, सिर्फ टीसीएस की रेट चेंज हुई है, 1% से 0.50% हो गई है। अब पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 50, जो अगर आप जीएसटी का लेट पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो पता है जीएसटी में कितना इंटरेस्ट लगता है? 18% पर एनम डिले पीरियड का इंटरेस्ट लगता है। सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, मतलब जीएसटीआर 3B फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, उसके अगले दिन मतलब आपने जैसे जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो टैक्स पेमेंट करने की भी डेट है। ठीक है, तो अगले महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है और टैक्स पेमेंट भी करना है। अगर आप टैक्स पेमेंट नहीं करते अगले महीने की 20 तारीख तक, तो उस केस में 20 तारीख के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। और कब तक के पीरियड का इंटरेस्ट लगता है? अप टू द एक्चुअल पेमेंट डेट, एक्चुअल पेमेंट डेट तक का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, और कब तक इंटरेस्ट लगता है? अप टू द एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, तब तक के पीरियडिसिटी का इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम की रेट से, सेक्शन 50 में। ठीक है, अब इसको लेकर एक छोटा सा प्रोविजन, पहले जो पुराना पहले प्रोविजन था पहले वो समझ लेते हैं, फिर चेंज क्या हुआ वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए देखिए, इन जनरल जैसे आपका जीएसटीआर 3B है मार्च 2025 का, तो मैंने बोला अगले महीने की 20 तारीख तक पे करना है, मतलब 20 अप्रैल 2025 तक आपको ये जीएसटीआर 3B फाइल करना है। और जीएसटीआर 3B के फाइलिंग की जो डेट है वही टैक्स पेमेंट की भी डेट है, तो आपको टैक्स भी पे करना है 20 अप्रैल 2025 तक। अब आपकी पोजीशन मान लीजिए कुछ इस तरीके से, आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 10 लाख और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस पड़ा है 6 लाख, तो आपको नेट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 4 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका आउटपुट टैक्स 10 लाख है, आप 6 लाख की आईटीसी यूज कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 4 लाख पे करना रहेगा ना। अब सपोज इस पर्सन की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग डेट थी, ड्यू डेट 20 अप्रैल 2025, लेकिन ये 5 दिन लेट हो गया और ये अपना जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहा है 26 अप्रैल 2025 को। तो ये जो 4 लाख है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सेक्शन 50 वाला 18% पर एनम की रेट से, वो इस 4 लाख से 4 लाख पर कैलकुलेट होगा। 4 लाख पर ये 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब नेट कैश लायबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मीट आउट की जाएगी उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो 4 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। और कितने पीरियड का? 20, ये जो 21 तारीख है 21 अप्रैल 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 तक के पीरियड का 4 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, ऐसे तो पहले भी था। ठीक है, अमेंडमेंट क्या हुआ समझते हैं।
इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल से बात करनी पड़ेगी और इसी को ही बेस बनाकर चलते हैं। आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 10 लाख, आपके पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है 6 लाख, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है 4 लाख। अब ये जो आपकी ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2025, इस दिन अगर ये 4 लाख आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा था, जो जीएसटीआर 3B फाइलिंग की ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2025, इस दिन ये 4 लाख आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा ही था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये 4 लाख पड़ा है, कब? ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट हमारी क्या है? 20 अप्रैल 2025 के दिन ये 4 लाख अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा ही है, तो फिर भले ही आप जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहे हो 26 अप्रैल 2025 को, तब भी इस 4 लाख पर आपका कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 अप्रैल 2025 जो आपके जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट थी, उस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा ही था। मतलब आप पे तो कर चुके हो, लेकिन आपने अपनी लायबिलिटी को ऑफसेट नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के फंड को तो आपने ब्लॉक नहीं किया ना, आपका वो पैसा ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है। तो वो 4 लाख अगर जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट 20 अप्रैल 2025 के दिन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है 4 लाख, तो इस 4 लाख पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल प्रोविजन गवर्नमेंट इस टैक्स पेयर के लिए लेकर आई है। तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इफ एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पास पहले से पैसा पड़ा है, कब? अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट के दिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले से पैसा पड़ा है। ठीक है, और ये डेबिट बाद में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट बाद में हुआ जब आपने पेमेंट ऑफ टैक्स किया। क्यों? आपने जब जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया ड्यू डेट के बाद, तभी जैसे 26 अप्रैल को आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया, तो टैक्स पे भी कब किया होगा? 26 अप्रैल को किया होगा। लेकिन जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट क्या थी? 20 अप्रैल 2025। 20 अप्रैल 2025 के दिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा है, तो फिर उस सिचुएशन में ये अमाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो मैंने बोला जैसे 4 लाख आपके 20 अप्रैल 2025 के दिन ऑलरेडी कैश लेजर में पड़ा था, तो इस 4 लाख पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में और समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट लगेगा only on that amount of net cash tax liability which was not available। अगर जो पैसा जीएसटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं था, तो ही उस अमाउंट पर आपके इंटरेस्ट पेबल होगा। ठीक है, चलिए अब जीएसटी रिटर्न चैप्टर समझते हैं। जीएसटी रिटर्न चैप्टर के अमेंडमेंट समझते हैं। जीएसटी रिटर्न चैप्टर में इस बार से सबसे मेजर जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है जीएसटीआर 1A। एक नया गवर्नमेंट ने रिटर्न फॉर्म बनाया है, प्रोविजन बनाया है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोविजन को हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च 2025 है, इसका जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 11 अप्रैल 2025। ठीक है, मार्च 2025 का जीएसटीआर 1 11 अप्रैल 2025 तक फाइल करना है, ड्यू डेट है। ठीक है, आप सप्लायर हो, आपको जीएसटीआर 1 भी फाइल करना है और जीएसटीआर 3B ये भी फाइल करना है। और जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 20 अप्रैल 2025। मैं बात कर रहा हूं मार्च 25 का जीएसटीआर 3B कब तक फाइल होगा? 20 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 11 अप्रैल 2025 को, जीएसटीआर 3B कब? 20 अप्रैल 2025 को। आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर लिया, लेकिन जीएसटीआर 3B अभी तक फाइल नहीं किया है।
आपको पता पड़ा कि जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ इनवॉइस, कोई डेबिट नोट की रिपोर्टिंग गलत हुई है या नहीं हुई है, और आप इस जीएसटीआर 1 की इस डिटेल को अमेंड करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको अमेंडमेंट का मौका दे रही है। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले आप जीएसटीआर 1A फाइल करो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले अगर आप अपने जीएसटीआर 1 को अमेंड करना चाहते हो तो जीएसटीआर 1A फाइल कर दो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप जीएसटीआर 1A फाइल कर रहे हो 17 अप्रैल 2025 को, तो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग डेट क्या है? 20 अप्रैल 2025। आपने जीएसटीआर 1A फाइल कर दिया 17 अप्रैल 2025 को, तो आप जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट कर पाओगे। और रेसिपिएंट को आईटीसी कब मिलेगी वो भी समझते हैं। रेसिपिएंट को आईटीसी उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी। सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, उसकी आईटीसी रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होती है। अब इस सिचुएशन में ये आईटीसी रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कब होगी? तो जीएसटीआर 2B सप्लायर का ये मार्च 25 का जीएसटीआर 1 या 1A था, तो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B कौन सा वाला, उसमें ये आईटीसी कौन से महीने के जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट को ये आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी? अप्रैल 25 में। सप्लायर का जीएसटीआर 1 मार्च 25 का था, रेसिपिएंट का जीएसटीआर 2B किसमें ये आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी? अप्रैल 25 के जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट को ये आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखी है कि जीएसटीआर 2B जो रेसिपिएंट का है उसको ये आईटीसी कब रिफ्लेक्ट होगी। तो जो सप्लायर का जीएसटीआर 1A है वो उसका प्रीवियस टैक्स पीरियड का था, मार्च 25 का था, लेकिन रेसिपिएंट को ये आईटीसी करंट टैक्स पीरियड यानी अप्रैल 25 में रिफ्लेक्ट होगी जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट को। ठीक है, अब एक बात, हम जीएसटीआर 1A की लैंग्वेज समझते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर चुका है, ठीक है, टैक्स पीरियड किसी भी टैक्स पीरियड का वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर चुका है, लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले उसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले उसके पास ऑप्शन है कि वो जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता है, सेम पीरियड का एडिशनल डिटेल या अमेंडमेंट करने के लिए जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी की पोर्टल पर ही होगा। चलिए, अब ये जो जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A है उसमें आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट की जाती है, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी जाती है। तो B2B और B2C सप्लाई के लिए एक 2.5 लाख रुपए वाली बात थी, उस 2.5 लाख रुपए की जगह 1 लाख सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। पूरा प्रोविजन समझते हैं, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लायर है वो B2B सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई चाहे इंटर स्टेट है चाहे इंट्रा स्टेट है, एक इनवॉइस की, ईच इनवॉइस की डिटेल उसको देनी पड़ेगी, चाहे इनवॉइस वैल्यू कुछ भी हो, तो सारे इनवॉइसेस की डिटेल उसे इनवॉइस वाइज ही देनी पड़ेगी, एक इनवॉइस की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, B2B सप्लाई के मैटर में सारे इनवॉइसेस की डिटेल इंडिविजुअली देनी पड़ेगी, सप्लाई चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। अब लेकिन अगर B2C सप्लाई का मैटर है और इंटर स्टेट सप्लाई है, B2C सप्लाई है बट इंटर स्टेट है, और उस केस में हम देखेंगे जिस इनवॉइस की वैल्यू एक्सीडिंग पहले लिमिट थी 1.5 लाख को एक्सीड करती है, अब इस 1.5 लाख की जगह 1 लाख, पहले 2.5 लाख की जगह 1 लाख सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है।
अगर इनवॉइस वैल्यू पहले क्या होता था 2.5 लाख से एक्सीडिंग थी, तो उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती थी एक एक इनवॉइस की। अब इस 2.5 लाख की लिमिट को रिड्यूस करके 1 लाख कर दिया गया है। तो जिस इनवॉइस की वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है और उस इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से एक्सीडिंग है, तो उस इनवॉइस की रिपोर्टिंग इंडिविजुअली की जाएगी, इनवॉइस वाइज उसकी डिटेल देनी पड़ेगी GSTR 1 या 1A में। लेकिन अगर इनवॉइस वैल्यू यहां पे 2.5 लाख था पहले, इसकी जगह 1 लाख हो गया, अगर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए तक है, और तो उस केस में क्या होगा, आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स भी दे सकते हैं, सारे इनवॉइसेस की जोड़कर एक कंसोलिडेटेड अमाउंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो टैक्स रेट वाइज आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। जैसे 5% की सप्लाई अलग, 8% की सप्लाई अलग, ऐसे टैक्स रेट वाइज और स्टेट वाइज भी अलग अलग बताना पड़ेगा। रेट वाइज और स्टेट वाइज आपको सारे इनवॉइसेस का आप कंसोलिडेशन कर सकते हो, लेकिन वैल्यू आपको रेट वाइज और स्टेट वाइज बतानी पड़ेगी GSTR 1 और GSTR 1A के अंदर। लेकिन अगर B2C सप्लाई का मामला है, B2C सप्लाई का मामला है और सप्लाई इंट्रा स्टेट है, तो उस सिचुएशन में इनवॉइस वैल्यू कुछ भी हो, आप कंसोलिडेशन कर सकते हो, सारे इनवॉइसेस की वैल्यू को क्लब करके बता सकते हो, लेकिन वो आपको रेट वाइज बतानी पड़ेगी। अगर आपकी सप्लाई अलग अलग टैक्स रेट से टैक्सेबल है, तो यहाँ स्टेट वाइज नहीं लिखा है क्योंकि सारी सप्लाई इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पर तो रेट वाइज और स्टेट वाइज, और यहां पर इस मैटर में सिर्फ रेट वाइज ही लिखा है कि सारे इनवॉइसेस की आप कंसोलिडेटेड वैल्यू बता सकते हो, लेकिन ईच रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपको वैल्यू अलग अलग बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस प्रोविजन में जहां पहले 2.5 लाख रुपए लिखा था, वहां पर 1 लाख कर दिया गया है। चलिए, अब GSTR 2B वाला ये प्रोविजन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और रूल 88C, आप सप्लायर हो, आपने अपना GSTR 1 फाइल किया और GSTR 3B फाइल किया। फाइल करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को पता पड़ा कि आपके GSTR 1 में टैक्स ज्यादा बनता है, लेकिन आपने GSTR 3B में टैक्स आउटपुट टैक्स कम बताया है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर आपको इंटीमेट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करता है आपको कि आपके GSTR 1 और 3B में डिफरेंस है। अब GSTR 1 जहां जहां लिखा है, एक कॉमन बात तो आप याद ही रख लो कि GSTR 1 जहां जहां लिखा है वहां पर आपको एक परमानेंट लैंग्वेज लगानी है कि एज अमेंडेड इन GSTR 1A इफ एनी। कारण GSTR 1 का अब अमेंडमेंट पॉसिबल है, उसके लिए GSTR 1A फाइल करना पड़ता है। उस रेलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 3B फाइल करने से पहले आप GSTR 1A फाइल करके अपने GSTR 1 को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट लैंग्वेज हर जगह ऐड हुई है, तो इसका बस यहां पर ऐड होना ही ये अमेंडमेंट। बाकी रूल 88C आपको पता ही है क्या है। चलिए, अब समझते हैं कंपोजिशन सप्लायर को जो GSTR एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना। देखिए, कंपोजिशन सप्लायर को इंटीमेशन फाइल करनी पड़ती है या क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है CMP 08 में, क्वार्टर एंड से 18 दिन के अंदर। ठीक है, वो प्रोविजन तो है ही, वो हटा नहीं है, वो है ही। अमेंडमेंट हुआ है कि जो कंपोजिशन सप्लायर हैं उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता था GSTR 4 में, वो उनको फाइल पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने से बाद से 30 अप्रैल तक फाइल करना होता था। वो 30 अप्रैल के जगह 30 जून सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसका मतलब कंपोजिशन सप्लायर अपना GSTR 4 एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल, ईयर एंड से 30 अप्रैल तक नहीं, 30 जून तक फाइल कर पाएंगे, मतलब 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। तो और ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 30 अप्रैल की जगह 30 जून कर दिया गया है। कंपोजिशन सप्लायर अपना GSTR 4 30 अप्रैल के बजाय 30 जून तक फाइल कर सकता है उस रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के एंड से। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं
मान लो पहले कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में था और वो रेगुलर स्कीम में उसकी स्विचिंग हो गई, वो शिफ्ट हो गया किसी रीजन की वजह से रेगुलर स्कीम में। तो जितने पीरियड तक वो कंपोजिशन स्कीम में था उतने पीरियड का उसको जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा क्या? यस। तो वो कब तक फाइल करना पड़ेगा? डेट वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, कब तक? फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 जून तक। वो पहले 30 अप्रैल तक करना पड़ता था, वो 30 जून तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इन जनरल बस ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है और ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। चलो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, लेकिन 4 फरवरी 2025 को उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हो गया। अब क्या होगा? वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम से शिफ्ट हो जाएगा रेगुलर स्कीम में। क्योंकि टर्नओवर 4 फरवरी 2025 को 1.5 करोड़ से ऊपर गया है, तो वो 4 फरवरी 2025 से ही रेगुलर स्कीम के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब उसके लिए कंपोजिशन स्कीम कब तक थी? 3 फरवरी 2025 तक। उसके लिए कंपोजिशन स्कीम कब तक? 3 फरवरी 2025 तक थी। और फाइनेंशियल स्टार्ट कब से हुआ? 1 अप्रैल 2024 से। तो इतने पीरियड का उसको जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा और डेट वही रहेगी। ये फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके बाद 30 जून 2025 तक वो इस ईयर का एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 फाइल कर पाएगा कंपोजिशन सप्लायर। ठीक है, तो अब एक बात और सुनिए। जनवरी 2025 के लिए जो अमेंडमेंट हमने समझे थे उसमें एक सर्कुलर था, वारंटी पीरियड में अगर फ्री रिप्लेसमेंट किया जाता है पार्ट्स और एसेसरीज का, तो उसके लिए एक सर्कुलर था। और मई 2025 बैच में भी हमने वो सर्कुलर पढ़ाया था, लेकिन सिलेबस से, इंटरमीडिएट के सिलेबस से वो सर्कुलर हटा दिया गया है। इसलिए वो वारंटी पीरियड वाला सर्कुलर अब मई 2025 एग्जाम ऑनवर्ड्स आपको याद नहीं रखना है। इसके साथ ही कंप्लीट हुए आपके जीएसटी के अमेंडमेंट्स।